हिंदी कथा लेखन का एक बेहद सुपरिचित नाम जयश्री रॉय, जिनके कथा साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आज प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी अहिल्या। वो लेटी लेटी सुनने की कोशिश करती है, कहीं कोई आवाज़ नहीं। चारों तरफ ठहरा हुआ सन्नाटा और अंधेरा। क्या वजह होगा? अरूप इतनी जल्दी सो गया? वो करवट बदलने की कोशिश करती है, शरीर में कोई हरकत नहीं होती। बायां पैर लकड़ी के टुकड़े की तरह बेजान पड़ा है। उसे अनायास याद आता है, 1 महीना हुआ उसका आधा शरीर पक्षाघात का शिकार हो गया है। इस एहसास के साथ ही उसके बाएं हाथ की झंझनाहट तेज हो जाती है, कनपट्टी के ठीक नीचे से शुरू होकर वहाँ से उतरते हुए उंगली के पोरों तक, जैसे चींटियों की कतार चल रही हो। डॉक्टर कह रहे थे, अच्छा संकेत है, आपके हाथ पैर में जान है, डैमेज अधिक नहीं हुआ है, रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं। सुनकर तसल्ली हुई थी, मगर ये 24 घंटे की झंझनाहट, लगता है आग लगी हुई है। आधा चेहरा भी शून्य सा, जीभ बाईं तरफ बेस्वाद ठंड से जमी हुई हो जैसे। पाँव में इतना नहीं, यही गनीमत है। डॉक्टर को भी पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। वो हर बात में मुस्कुराता है, ये दवा काम करती है। उसकी ये मुस्कुराहट आश्वस्त से भरी हुई। पड़ोसी का कुत्ता अचानक से भौंकने लगा, शायद उस शराबी को देखकर जो गाते हुए इस वक्त गली से गुजर रहा है। दूर चर्च के घड़ियाल ने रात के 12 बजाए। वो एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखती है। डाइनिंग रूम में रखे टीवी के पावर बटन की हल्की नीली रोशनी अब कुछ स्पष्ट दिख रही है। फ्रिज इन दिनों कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करने लगा है, कमरे में घूमते पंखे के शोर पर हावी होते हुए। 10 साल पुराना है। उसी दिन अरूप से बात कर रही थी, इंस्टॉलमेंट पर नया फ्रिज ले आते हैं, 360 लीटर का। दशहरे के अवसर पर बहुत सारे अच्छे ऑफर आएंगे। जिस घर को कुछ दिनों में छोड़ देना था, उसी को सजाने संवारने की धुन। ये आदत छूट कर भी नहीं छूटती। शादी एक आदत भी तो होती है। वो फिर दरवाजे की ओर देखती है। नहीं, अरूप का कोई अता पता नहीं। उसे देर से बाथरूम जाने की तलब हो रही है। पिछले कई महीनों से वो यूरिन इन्फेक्शन से परेशान है, गुर्दे में पथरी के साथ बढ़ा हुआ शुगर। रात को लगभग हर घंटे उसे बाथरूम जाना पड़ता था। ठीक से सो नहीं पाती थी। स्ट्रोक के बाद तो हालत और भी बिगड़ गई है। किसी दवाई की वजह से शुरू में उसे आईसीयू में हर 10 मिनट में बेड पैन की ज़रूरत पड़ रही थी। अपने पैरों को एक दूसरे से भींचते हुए उसे अस्पताल में दाइयों की घृणा से भरी ठंडी आंखें याद आती हैं। किस अवज्ञा से देखती थी वे उसे, जैसे वो कोई घिनौना जानवर हो। पास आते हुए उनका नाक भौं सिकोड़ना, वो निर्लिप्त बने रहने की कोशिश करती। अंदर कुछ डबडबा उठता। बेजान हो गए आधे चेहरे की बाईं आंख से कब आंसू बह निकलते उसे पता नहीं चलता। अवश हो गए होठों के कोने से बहती लार का भी उसे पता नहीं चलता था। एक बात जो उसे बहुत अजीब लगी थी शुरू शुरू में, आंसू अब आंख की कोर से न बहकर कहीं से भी टपक पड़ते थे, उसके अनजाने ही, जैसे उसकी आंख जीवित ना होकर किसी पत्थर की मूर्ति की हो, अंदर से जीवित, देह से निर्जीव। कितना तोड़ देने वाला अनुभव है ये सब, डरावना भी। कई बार वो चीखना चाहती है, कोई उसे इस जिस्म की जिंदा कब्र से बाहर निकाले। ईंट पत्थर की तरह भारी और प्राणहीन हो गया है उसका शरीर, जिसे वो ढो भी नहीं सकती, बस दबी पड़ी है इसके नीचे, एक एक सांस के लिए लड़ते हुए। इन सब से मुक्ति कब मिलेगी? मिलेगी भी। हर पत्थर की किस्मत अहिल्या जैसी नहीं होती। जाने कहाँ पढ़ी ये पंक्तियाँ आजकल बार बार याद आती हैं। क्या थी अहिल्या की किस्मत? किसी की पद धूलि में मुक्ति? क्या किसी ऐसी ही मुक्ति की कामना में वो भी आजकल जी रही है? वो अपना सर झटकती है। तो फिर ये पथराया हुआ मौन इस मुक्ति का कोई बुरा विकल्प भी नहीं? चकराता हुआ दिमाग कुछ और ज़्यादा तेजी से चकराने लगता है। कुछ भी सोच लेना आसान है, मगर जीवन इतना आसान नहीं। बारिश फिर शुरू हो गई थी, बीच में कई दिन रुकी रही थी, हफ्ता भर धुआंसार बरसकर। जुलाई खत्म होने को है और मानसून अब तक ठीक से नहीं आया। इस बार बरसात आंख भर देखी भी नहीं। कितना इंतज़ार रहता था उसे बारिश का। दायां हाथ बिस्तर के नीचे डालकर वो बेड पैन के लिए टटोलती है। उसका हाथ लगकर बेड पैन आवाज़ करते हुए दूर सरक जाता है। एक गहरी निराशा बवंडर की तरह उसके अंदर घुमड़ कर उठती है। वो थोड़ी देर के लिए फिर स्तब्ध हो जाती है।
2 उंगली भर की दूरी भी कितनी बड़ी दूरी हो जाती है अब उसके लिए। एक गहरी सांस खींचकर वो फिर हाथ बढ़ाती है, उंगलियों को फैलाते हुए। बस थोड़ा और। वो अपने बाएं हिस्से के जिस्म को सरकाने की कोशिश करती है। जिस्म टस से मस नहीं होता। जाने क्यों बिस्तर पर ये और भारी बोझिल उठता है। उसकी सोच भी अब उसके अंगों तक नहीं पहुंचती। एक मृत देह में इस तरह जीवित रहना। ताकत लगाते हुए उसके गले की नसें फूल गई हैं। जो हरकतें अनायास हो जाती थीं अब हर कोशिश के बाद भी नहीं होती। एक करवट लेने में वो थक कर चूर हो जाती है। शुरू शुरू में कभी बायां हाथ शरीर के नीचे दब जाता था तो कभी एक पैर दूसरे पैर के नीचे। वो देर तक पड़ी पड़ी इंतज़ार करती रहती थी कि कोई आए और पीठ के नीचे दबा उसका झंझनाता हुआ हाथ बाहर निकाल दे या चादर ओढ़ा दे। इंतज़ार कितना त्रासद हुआ करता है। हर बात के लिए इंतज़ार। कोई मुंह धुला दे, कोई पानी पिला दे। आईसीयू में वो एक घूंट पानी के लिए 3-3 घंटे इंतज़ार करती पड़ी रहती थी। एक तो हर 10 मिनट में पेशाब करने की तलब, ऊपर से बदमिजाज दाइयों का आतंक, उनका बड़बड़ाना, हिकारत से घूरना, बेरहमी से कमर के नीचे बेड पैन घुसेड़ना, बिस्तर गीला कर देने के भय से वो भीतर ही भीतर आतंकित होती रहती। आईसीयू के वे 7 दिन उसे किसी यातना गृह में गुजारने जैसे लगे थे। ढेर सारी तारों नलियों में उलझी देह से अवश और बेहाल, जिस्म पके फोड़े सा दुखता। इंजेक्शन और आईवी की वजह से हाथ की जोड़ और कलाई की शिराएं रस्सी की तरह सख्त और काली पड़ गई थीं। रोज़ देह में नस ढूंढने के लिए नर्सों को बहुत देर तक मशक्क़त करनी पड़ती। रबर की नली से बांधकर नस उभारने के लिए हाथ पर लगातार थप्पड़ मारे जाते। सुई इस उस नस में चुभोई जाती मगर खून नहीं निकलता। पैर में भी नस ढूंढने की कोशिश होती। हार कर एनेथिस्ट को बुलाया जाता। बार बार चुभोई गई सुइयों से बने जख्मों से खून बह बह कर बिस्तर जमीन पर फैल जाता। हाथ सूजकर काला। शुगर जांचने के लिए उंगली के पोरों पर किए गए अनगिनत छेद। दोनों जांघों पर खून पतला करने के लिए सुबह शाम दिए जाने वाले इंजेक्शन। पूरी देह में नीले जामुनी धब्बे, जैसे गोदना गोद दिया गया हो। दर्द उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है एक अरसे से। इतना कि अब वो उसे महसूस करके भी महसूस नहीं पाती। आदत सी हो गई है। ये आदत भी अजीब होती है। किसी भी चीज़ की पड़ सकती है, दर्द की भी, तकलीफ़ की भी। कभी एक रात अच्छी नींद आ जाए या जिस्म में दर्द ना हो तो अजीब सा लगता है। शायद वो सैडिस्ट हो गई है, पीड़ा में आनंद आने लगा है उसे, जो वो बदल नहीं पाती, एक अरसा हुए स्वीकार कर लेती है। इससे सहना आसान हो जाता है। यही करती आई थी वो अब तक के जीवन में, मगर न जाने कहाँ से आकर असीम ने अचानक उसके जीवन में सब कुछ उलट पुलट कर दिया था। बताया था उसे उसके जीवन में उसका भी हिस्सा है। मांगो अपनी हंसी, सांसें, ये सब तुम्हारा है। अपनी आंखों के सितारों को यूं ना बुझने दो। सुनते हुए उसके भीतर अनायास कोई खींची हुई तार तड़क कर टूटी थी। वो एक लंबी नींद से औचक जागी थी, जैसे खुद को टटोल कर देखा था। नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। वो जिंदा है अभी। राख के भीतर आँच है, आग की हल्की धधक भी। एक बार फिर से उसने जीवन से खुद को जोड़ा था। टूटे हुए धागे, उनके खोए हुए सिरे तलाशे थे। सब कुछ इतना आसान नहीं था। गुंजल बन गए जीवन को धागा धागा सुलझाना। भीतर चाह के बीज अखुआए थे। हरियाई थी सूखी उलंग डालियाँ। जीवन, प्रेम, खुशी, उसे चाहिए ये सब। थोड़ा नहीं, आधा नहीं, पूरा पूरा। तटबंध टूटी नदी की तरह पिछले कई महीनों से बेतहाशा बहती रही है उस दिशा में जिधर असीम उसे ले चला है। जाने कहाँ जाकर इस अदम्य नदी का बहाव ठहरता है कि वो सोच कर भी भीतर ही भीतर ठिठुरती है। इसी जुलाई में वे तलाक के पेपर साइन करने वाले थे। उसने अपनी महिला वकील के सामने बहुत गर्व के साथ कहा था उसे कुछ नहीं, बस अरूप से मुक्ति चाहिए। वो भीख मांगकर गुजारा कर लेगी मगर आत्मसम्मान के साथ जिएगी। अरूप उसे देखता रह गया था, एक नई नज़र से, चकित सा। बाद में वकील के वहाँ से लौटते हुए रास्ते में कहा था, बहुत ऊंचा उड़ रही हो किसी की शह पर, मैं भी देखूंगा कब तक। लौट कर इसी ज़मीन पर आना पड़ेगा। वो मुंह बीचे चुपचाप बैठी रही थी। उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो जानती थी
इस बार उसके पांव फिर कभी वापस लौटने के लिए नहीं उठे थे। वो हमेशा के लिए चली जाएगी, इस अपमान अवज्ञा के त्रासद जीवन से दूर, बहुत दूर। बहुत कठिन था ये निर्णय, फिर भी लिया था उसने। मगर अब तो पाँव ही नहीं रहे जिनके भरोसे यात्रा की तैयारी की थी। सब धरे के धरे रह गए। सपने, मंसूबे। उसे अरूप की आंखें याद आती हैं, ठंडी और ठहरी हुई। क्या था उन आंखों में? विद्रूप करुणा या गहरी घृणा? शब्दों से परे जाकर किस तरह अर्थ में छिपा तंज दूर तक छेद सकता है। एक अमूर्त यातना में थरथराती वो निर्वाक रह गई थी। किसी की हत्या क्या सिर्फ शरीर को आघात पहुंचाकर ही की जा सकती है? कुछ हथियार बिना वार किए गहरे जख्म देते हैं। उस दिन वो अस्पताल के कैजुअल्टी रूम में बेजान गठरी की तरह पड़ी थी, एकदम स्तब्ध, गहरे शौक में। उसके हाथ पांव में अभी अभी फालिज मार गया था। कुछ ही देर पहले वो अपने पैरों पर चलकर यहाँ तक आई थी। उस दिन शाम को घर में अकेली थी और अपने वकील से फ़ोन पर बात करते हुए अचानक लड़खड़ाई थी। उसे लगा था उसके पाँव एकदम से कटकर उसके जिस्म से अलग होने लगे हैं। डर कर वो भाग कर बिस्तर पर जा बैठी थी। फ़ोन पर दूसरी तरफ वकील लगातार हलो हलो किए जा रहा था, मगर वो जवाब नहीं दे पा रही थी। बस पसीने में डूबी हाँफती बैठी रह गई थी। उसके बाद बहुत मुश्किल से ही फिर वो इमरजेंसी कॉल से अरूप को फ़ोन लगा पाई थी। अरूप उसे अस्पताल ले आया था। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था, हर तरह से उसके हाथ पैरों की जांच की थी। उस समय तक उसके शरीर में ताकत थी। डॉक्टर के निर्देश पर वो अपने हाथ पांव हिला हिलाकर दिखाती रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अरूप को एक तरफ ले गया था। वो पर्दे के दूसरी तरफ डॉक्टर की बातें सुनती रही थी। शी इज़ हैविंग अ स्ट्रोक। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नुकसान किस हद तक हुआ है ये कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल 48 घंटे क्रूशियल हैं। एक ब्रेन स्कैनिंग कराते हैं, हालांकि इतनी जल्दी कुछ साफ हो भी नहीं पाएगा। ब्लड प्रेशर 260/145 है, बहुत ज़्यादा। अरूप ने सुनकर धीरे से कहा था, तो प्रेशर कम कीजिए। डॉक्टर ने कहा था अचानक से नहीं कर सकते, ये खतरनाक हो सकता है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। सुनकर उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाने की कोशिश की थी, उठा नहीं पाई थी। उसके बाएं हाथ और पैर जैसे अचानक से मर गए थे, एकदम बेजान। जाने क्यों उसे कोई हैरत नहीं हुई थी। बहुत सहज उसने स्वीकार कर लिया था। उसने अपना आधा जिस्म खो दिया है। उसे आज भी पता नहीं ये क्या था, उसका साहस या एक तरह का पलायन, डिफेंस मैकेनिज्म। इंसान जब किसी शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो या तो होश खो बैठता है या सच को मानने से इनकार कर देता है। थोड़ी देर बाद अरूप सामने आकर खड़ा हो गया था। उस समय उसकी आंखों में जाने क्या था वो समझ नहीं पाई थी, समझना चाहती भी नहीं थी। अब क्या फ़र्क पड़ता है, वो एकदम से वल्नरेबल है, डिफेंसलेस। टेबल पर निर्जीव पड़ी है किसी शव की तरह। जल्दी में घर के कपड़ों में चली आई थी। गाउन ऊपर तक सरक आया था। लंबे बाल चेहरे और कंधे पर बिखरे थे। सूखे आंसुओं से पूरा चेहरा चिटचिटा रहा था। अरूप ने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए थे और शांत निर्लिप्त आवाज़ में कहा था, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद उसे स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में ले जाया गया था। अचानक वो एक जिंदा इंसान से बेजान सामान में तब्दील हो गई थी। 4-5 लोग उसे ढो रहे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो उस पतले से स्ट्रेचर से गिर ना जाए। उसने स्ट्रेचर की रेलिंग्स चढ़ा देने के लिए कहा था। अरूप हल्के से मुस्कुराया था। यस मैम, एज यू से। वो फिर चुप रह गई थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब बोलने की बारी अरूप की थी। एम्बुलेंस में डाले जाने से पहले उसने देखा था, मटमैले नीले बादलों को हटाकर मौसम का नया चांद निकल आया है। कितने दिनों के बाद। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होती रही थी। एम्बुलेंस में लेटी तेज सायरन के बीच वो अरूप को नर्स और कम उम्र डॉक्टर के साथ फ्लर्ट के अंदाज में हंसते बतियाते देखती रही थी। उस दिन उसने अपने शहर को पहली बार एक दूसरे ही कोण से देखा था। जिन सड़कों गलियों से रात दिन गुजरती रही थी, उसे पता नहीं था उनमें दुकानों, जगमगाते शोरूम्स के ऊपर कितने फ्लैट्स हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे। बालकनी में गमलों में झूमते फूल, रेलिंग थामे बच्चे, रोशनी से भरी खिड़कियों पर उड़ते पर्दे, ये गुलमोहर, झड़ते फूलों और नर्म हरे पत्तों से भरी हुई लंबी नाजुक डालियाँ। पहले कभी देखा हो याद नहीं।
भीड़ भरी सड़कों के ऊपर भी इस तरह बादल घिरते हैं, नया चांद उगता है। ये वही शहर है जिसके धूल धुएं से वो हमेशा दूर भाग जाना चाहती थी। इसके बाद के कई दिन जैसे कुहासे से ढके हुए थे। आईसीयू का दम घुटू माहौल ठंडा और तरह तरह के मशीनों से भरा। मॉनिटर स्क्रीन पर दौड़ती कांपती रोशनी की लाल नीली लकीरें, बीप बीप की निरंतर आती आवाज़, दवाई की गंध और इसके साथ रह रहकर मरीजों की कराह के साथ गूंजती नर्सों की हंसी। फ़ोन की घंटी लगातार बजती रहती है। नर्सें सफ़ेद परछाइयों की तरह भावहीन फिरती हैं। नलियों तारों में उलझे मरीजों की लंबी कतारें, उनके फीके रंग, रंग उतरे चेहरे, ऑक्सीजन मास्क के पीछे हाँफते हुए। उसका आधा जिस्म सो गया था मगर दिमाग पूरी तरह से जागा हुआ था। वो सब देख समझ सोच सकती थी। राउंड पर आए डॉक्टर ने उसके हाथ पैर का मुआयना किया था, उससे तरह तरह के सवाल किए थे। कहा था थैंक्स गॉड, नुकसान अधिक नहीं हुआ है। वो समय रहते अस्पताल चली आई। अगर अकेली देर तक पड़ी रह जाती स्थिति कठिन हो सकती थी। दिमाग में रुके हुए रक्त प्रवाह की वजह से हुई ऑक्सीजन की कमी से नुकसान तो हुआ है। शरीर का बायां अंग सुन पड़ गया है, मगर यदि नस फटकर अधिक रक्तस्राव हो जाता। डॉक्टर के रुक जाने पर उसने निर्लिप्त भाव से पूछा था, तो क्या होता? डॉक्टर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया था, तो बोलने समझने की शक्ति का ह्रास, दुनिया घूमती हुई प्रतीत होना, एक या दोनों आंखों की रोशनी चली जाना, जीभ से स्वाद भी, ये सब कुछ हो सकता था। स्ट्रोक से अक्सर बड़ी मांसपेशियां जैसे हैमस्ट्रिंग मसल, क्वाड्रिसेप मसल, एंकल डोर्सिफ्लेक्सोर, साथ ही ग्लूटील मसल्स। युवा डॉक्टर अपने उत्साह में देर तक न समझ आने वाली भाषा में जाने क्या क्या बोलता जा रहा था, जिसका अधिकतर वो समझ नहीं पाई थी, और जो समझी थी उसे सुनकर उसके भीतर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हुई थी। कैसी तो हो गई है वो इन दिनों, देह के साथ संवेदनाएं भी शून्य पड़ गई हों जैसे। लोग मिलने के संक्षिप्त से समय में तरह तरह की कहानियाँ सुना जाते। ये तो आजकल होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। फला फला को हुआ था, 7 दिनों के भीतर ठीक होकर अपने पैरों पर घर लौटे। या ऐसे में उस तरह की मालिश बहुत कारगर होती है। जड़ी बूटियों का लेप, बाबा रामदेव के आश्रम में चली जाओ, वहीं हरिद्वार में एकदम वर्ल्ड क्लास बंदोबस्त। कुछ दिन पहले ही मेरी बुआ जी 1 महीना रहकर आईं, एकदम फिट। कुछ इतने पॉजिटिव भी नहीं होते, आंसू बहाते हुए डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं। ओह क्या बताएं, मेरी मौसी पिछले महीने ही स्ट्रोक के बाद 15 दिन कोमा में रहकर गई। और मुंबई वाले अंकुर काका निमोनिया लेकर पड़े हैं, ब्लैडर भी खराब, हर समय पेशाब, सच देखा नहीं जाता। भगवान तो बस उनको अब। नर्स आकर उन्हें चुप कराती। क्या रोना धोना लगा रखा है, पेशेंट को आराम करने दो। वे सेब केला का पैकेट थमा कर मुँह बनाते हुए चले जाते। वो सब सुनती, मगर अधिकतर बातें उस तक जैसे पहुंचती ही नहीं। उसे तो हर घड़ी अपने बच्चों का इंतज़ार रहता था, वो बच्चे जिनके लिए वो अब तक ज़िंदगी से हर हाल में निभाती रही थी। उन्हें बड़ा करना था, इतना कि वे खुद ज़िंदगी का सामना कर सकें, सम्मान से जी सकें। बेटी 16 की है, बेटा 19 का, बस कुछ साल और। वो आंख बंद करके जाने किससे कहती है। जीवन भर पूजा पाठ नहीं किया, किसी तरह का कर्मकांड भी नहीं। सब उसे नास्तिक समझते हैं, मगर वो जानती है उसकी आस्था इन बातों से परे है। वो अपने धर्म को अपने जीवन में हर पल जीती रही है। उसका हर कदम अपनी आस्था अपने ईश्वर की राह पर रहा है, उस समय भी जब वो मृत्यु के ठीक सामने खड़ी थी। कुछ ही पलों में पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म के दृश्य की तरह गुजर गया। बचपन, जवानी के दिन, शादी के 20 साल, कितनी सारी खुशियाँ, कितनी सारी उपलब्धियाँ। जाने क्यों उसे दुख के एक पल याद नहीं आए थे। उसने सारे मौसम जिए, शीत, ग्रीष्म, बारिश, ठंड के गुलाबी दिन, गर्मी की अलस ऊँघती दोपहरें, आषाढ़ की नीली सांवली संध्याएं। टूट कर प्यार किया, आंचल भरकर पाया भी। आंखों के सामने घिरती धुंध के बीच असीम की भूरी आंखें याद हो आई थीं, उसकी देह की मादक गंध भी। बस एक बार तो इतने करीब आने का अवसर मिला था, स्पर्श के दायरे में। तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, जीवन में भी, जीवन के बाद भी। प्रेम के एक पल में कितनी सदियाँ होती हैं, अब वो जानती है। असीम ने बताया है उसे।
बीच में बच्चों ने आकर एक बार ज़रूर रास्ता रोका था। उसने धीरे से उनकी उंगलियां छुड़ाई थीं। छवि अब खुद से अपनी चोटियां गूंथ लेती है, नूडल्स भी बना लेती है। आलोक को इसी वर्ष ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। देखो तो 6 फुट का जवान मर्द होकर बच्चों की तरह रोता है। पहले गिर जाता था या कहीं चोट लग जाती थी तो जब तक उससे आश्वासन नहीं मिल जाता था उसे तसल्ली नहीं होती थी। बार बार आकर पूछता था, कुछ नहीं होगा ना माँ। आज भी उसकी आंखें वैसी ही दिख रही हैं, कांच सी चमकीली गीली गीली। वो उससे एक बार फिर आश्वासन चाहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा ना माँ, मर तो नहीं जाओगी। वो बस मुस्कुराती है, क्या जवाब देती। उसके भोले विश्वास को ठगा भी तो नहीं जाता। माँ होकर इस तरह विवश हो गई। एक आंख के आंसू उसने किसी तरह जब्त कर लिए थे, बाईं आंख बहती रही थी। अब उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। वो इन सबसे परे चली गई है। वो यकायक एकदम शांत हो गई थी, कहीं गहरे भीतर से तैयार भी मृत्यु के लिए। अगर यही उसका आखिरी समय है तो वो इसके लिए हर तरह से तैयार है। कोई मलाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। इतना शांत और निर्लिप्त उसने स्वयं को पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी सांस गहरी और संपर थी, लगातार। भीतर कोई उद्वेग नहीं, कोलाहल नहीं। मृत्यु आओ, आना है तो। मगर वो रात बहुत शांति से बीती थी, सुनामी की तरह, सतह पर शांत, भीतर ही भीतर ऐंठता घुमड़ता हुआ। इसके बाद जाने कितने दिन बीते थे, कितना समय। रात दिन के एहसास के बिना, दवाओं की गंध और बीमारों की कराहों के बीच हर सुबह छवि चाय का थर्मस लिए सामने आ खड़ी होती, किसी लिली के सुंदर फूल की तरह, ताज़ा और चमकीली, खुशी और उत्साह से जगमगाती हुई। अभी अभी कॉलेज में दाखिला मिला है उसे। दिन दिन भर लंबी कतारों में खड़ी रहकर और हजारों फॉर्म्स भरकर उसने ही तो हाल में उसका दाखिला करवाया था। नए जीवन का उमंग भरा है उसके भीतर। कितना कुछ है उसके पास कहने के लिए। बात बात पर चहक रही है। उसमें आलोक की तरह समझदारी नहीं आई है अभी। उस दिन जेब से निकाल कर च्युइंगम दे रही थी उसे। वो एक गाल से मुस्कुराई थी। आधा चेहरा अवश था तब, कुछ ज़्यादा ही। छवि देखकर चहकी थी, वाओ, तुम्हारे एक गाल का डिम्पल तो अभी भी बचा हुआ है। छवि को देखकर लगता था जीवन अब भी खूबसूरत है। स्तब्ध पड़ गई धमनियों में मधु सा कुछ मीठा उतर आया था जो देर तक उसके भीतर घुलता रहा। जीवन एकदम व्यर्थ नहीं गया। उसने रचे हैं 2 व्यक्तित्व, 2 मनुष्य, उनमें संस्कार भरे हैं, जीवन जगत के प्रति संवेदना, आस्था और ढेर सारा ममत्व। छवि बता रही थी उस दिन क्लास में टीचर के पूछने पर उसने मनुष्यता पर अपने विचार बताए थे। टीचर ने उसके जवाब पर पूरे क्लास से उसके लिए तालियां बजवाई थीं। तब छवि ने कहा था, ये बातें उसने अपनी माँ से सीखी हैं। उसकी माँ उसे हमेशा ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। छवि की बात ने उसे भीतर तक नम कर दिया था। नहीं, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, हो नहीं सकती, जीवित रहेगी अपने बच्चों में, उनकी सोच में और रूप में भी। छवि की बड़ी बड़ी आँखें, सुंदर भौहें, कोई पुराना परिचित उसे देखकर कहता है, तुम मृदुल की बेटी हो ना। आलोक के होंठ, खूब चमकीले रेशमी घने बाल। लड़कियां रश्क से अक्सर उसे छेड़ती हैं, हमारे ऐसे बाल ना हुए। ये सब देख महसूस कर इतने अभाव में भी मन हरा भरा रहता है, अपने होने का आश्वासन अपनों में, वो भी इस तरह। दूसरी तरफ असीम के शब्द, तुम हो मुझ में हर तरह से संपूर्ण सुरक्षित। सुख की एक छोटी सी बूंद उसकी पूरी देह में अमृत की तरह घुलती रहती है। भीतर का घना अंधकार फीका हुआ आता है क्षणांश के लिए। इन्हीं स्याह सफ़ेद अनुभूतियों के बीच वो घंटों पड़ी रहती। दवाई निकलती, हर कुछ घंटे में नर्सें उसका शुगर, ब्लड प्रेशर चेक करती, इंजेक्शन देती, पानी पिलाती, और इन सब के बीच वो चुपचाप इंतज़ार करती। इंतज़ार इस समय के बीत जाने का, तकलीफ़ों के ख़त्म होने का, अपने घर लौटने का। जिस घर को वो एक अरसे से छोड़ देना चाहती थी, आज वही किस शिद्दत से लौटना चाहती है उसे पता नहीं था। उसकी दुनिया बस उतनी सी ही है, उतनी ही है। इस कठिन समय में उसे जाने क्या याद आता। रसोई की खिड़की पर रखे एलोवेरा और मनी प्लांट के पौधे, किचन गार्डन की मचिया पर खिले तरोई के पीले फूल, तुलसी चौरे पर जलते दिए की लौ, जाने कब से बुझा पड़ा होगा। सांझ के अंधेरे में डूबा हुआ तुलसी चौरा कितना बुरा लगता है। माँ कहती थी गृहस्थ के घर सरेशाम आंगन का अंधेरे में डूबे रहना शुभ नहीं होता। उसे इन बातों में यकीन नहीं,
मगर लगता उसे भी ऐसा ही है। इस लगने को नकार नहीं सकती। संस्कार कुछ ऐसा ही होता है, सोच में नहीं, अनुभूतियों में। हार मज्जा में बसे समूह मन की युगों से संचित आस्थाएं, अनुकूलन। दिमाग की दुनिया की हद बहुत सीमित होती है। ये तो मन होता है जो आकाश सा असीम होता है। इसी मन की अथाह संभावनाओं के बीच वो आजकल जीती है। दिमाग तो कहता है अब कुछ नहीं रहा जीने के लिए। स्ट्रोक के बारे में जितना जान रही है, अंदर आतंक भर रहा है। आंकड़े बताते हैं कुछ साल पहले तक 10 में से 9 स्ट्रोक के मरीज मर जाते थे, अब 3 में से 1। आधे स्ट्रोक होने के 1 साल के अंदर। दुनिया की चौथी सबसे घातक बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के मरीज के लिए ये और भी घातक। ये सब बीमारियां तो उसे कब से हैं। अगले महीने एंजियोग्राफी होनी है। दिल बांस के पत्ते सा कांपता रहता है, जाने उसमें कितनी नसें बंद पड़ी हैं, सालों की घुटन झेली है। इन बातों को परे हटाकर असीम कहता है, देखना तुम 1 महीने के भीतर चलने लगोगी। जिस दिल में मैं रहता हूँ वहाँ किस बीमारी की मजाल है कि पास भी फटके। तुम्हारा दिल कभी धड़कना नहीं छोड़ सकता मृदुल। तुम जानती हो इन्हीं में मैं जिंदा हूँ। मरने को खुद मर जाओगी मगर मुझे मरने नहीं दोगी, इतना विश्वास है। जाने इतना यकीन कहाँ से लाता है वो। पूछने पर बस मुस्कुराता है। प्यार यकीन ही तो है। फ़ोन के एक सिरे पर बैठी वो उसकी आवाज़ से उम्मीद बटोरती है, हौसला भी। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानती, वो भी सब जानती है। यही तो विडंबना है। काश वो कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। नहीं जानती अपने अधिकार, नहीं समझती खुद को किसी काबिल। जी लेती हर किसी तरह, खुश हो लेती कपड़ों गहनों से, जिस्म की गर्माहट को प्यार मान लेती। मगर ये सब उससे नहीं हो सका। उसने सवाल किए, पूछा कुछ बातों के माने। वो वर्जित प्रश्न करती थी, सीमाओं का उल्लंघन करती थी, अपने हिस्से का आकाश जमीन मांगती थी। ये सब बर्दाश्त के काबिल नहीं था, कम से कम अरूप जैसे व्यक्ति के लिए। अपनी वो माँ उसके लिए एक आदर्श स्त्री थी, जिसने कभी ऊंची आवाज़ में अपने पति से बात नहीं की। 70 साल की उम्र तक करवा चौथ का व्रत रखती रही। हर बात में कहता, मेरी माँ से कुछ सीखो। उसे अब भी कभी कभी लगता है अरूप की माँ को वो अरूप से ज़्यादा जानती थी, खासकर उनके अंतिम दिनों में। एक बार उसके पूछने पर कि वो इतनी उम्र में भी इतने व्रत उपवास क्यों रखती हैं, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, तो उन्होंने जाने कैसी आवाज़ में कहा था, करना पड़ता है मृदुल, तुम नहीं समझोगी। अपने पति की मृत्यु पर एकांत मिलते ही उससे इतना ही कहा था, मैं बस सोना चाहती हूँ, बहुत नींद आ रही है। उसे पता था अपने बीमार पति की सेवा में वे एक लंबे समय से रात दिन एक किए हुए थी। अरूप के लिए उसकी माँ एक देवी थी, जिसके दुख दर्द वो कभी नहीं देख पाया। उसका हिसाब बहुत सीधा है, औरत या तो देवी होती है या छिनाल, बस मनुष्य ही नहीं होती। और उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो एक साधारण मनुष्य है। अपनी भूख प्यास के साथ कुछ सपनों और प्रश्नों के लिए वो हमेशा कटघरे में खड़ी की जाती रही, दग्ध होती रही। मगर अब वो तैयार थी अपने सपनों की कीमत चुकाने के लिए। असीम ने कहा था उससे, आत्मसम्मान और आज़ादी के लिए चुकाई गई कोई भी कीमत बड़ी नहीं। अस्पताल से लौटकर वो खुद को स्वाभाविक दिखाने की भरपूर कोशिश करती है, हंसती है, बोलती है, जहाँ तक संभव हो अपने काम खुद करने की कोशिश करती है। समझती है एक बीमारी के साथ रहना सबके लिए आसान नहीं, घर वालों के लिए एक मुश्किल समय है। रो धोकर वो घर के माहौल को और अधिक उदास नहीं करना चाहती। अंदर रह रहकर निराशा के बादल घुमड़ उठते हैं। एक छोटे सा छोटा काम कितना मुश्किल हो गया है। वो धैर्य रखती है, मगर कभी कभी सब कुछ बहुत असहनीय हो उठता है। अस्पताल से लौटने के पहले दिन जब छवि अपना तकिया सीने से लगाए उसके पास आ खड़ी हुई थी, वो खूब रोई थी। छवि सालों से उसके साथ सोती रही थी। ऊपर की मंजिल में उनका कमरा था, अरूप नीचे के कमरे में सोता था। स्ट्रोक के बाद उसके सोने की व्यवस्था नीचे अरूप के कमरे में की गई थी। अरूप सिटिंग रूम में सोने लगा था, जो उसके कमरे के करीब था। उसे यही लगा था अब उसे अकेले ही सोना पड़ेगा। छवि के आने से वो बेतरह भर आई थी। इस बच्ची में उसकी जान बसी थी। परीक्षा पास आने से इन दोनों बच्चे अधिकतर ऊपर के कमरे में ही रहते थे। वो अपने कमरे में पड़ी पड़ी उनकी आवाज़ सुनती रहती। लगता जीवन में जो कुछ भी सुंदर था उससे दूर चला गया है। उसके बच्चे, उसके घर की खुली छत,
दूर तक फैला आकाश, बालकनी के गमलों में खिले फूल। इस घर के हर कोने में उसकी उंगलियों के निशान हैं, अंतरंग स्पर्श हैं। क्या वे उसे याद करते हैं? दुनिया हिमालय की चोटी पर पहुंचना चाहती होगी, मगर एक आम औरत की जान तो घर, रसोई, आटा के कनस्तर में बसती है, अपने बच्चों में बसती है। उसे ये सब छोड़कर स्वर्ग जाने की भी फुर्सत नहीं। अभी तो बेटे से MBA की तैयारी करवानी है, छवि को मेडिकल की। 5-6 साल में वो शादी के योग्य हो जाएगी। ये बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। व्हील चेयर को ढकेलती वो एकदम थक जाती है। वो इतना कैसे कुछ कर पाएगी? इन दिनों सालों बाद शाम के समय सोफे पर बैठी टीवी की तरफ खाली आंखों से तकती रहती। अरूप ही डाइनिंग रूम में रखे सोफे पर उसे तकिए के सहारे बैठा जाता। बैठो मेम साहब और खादिम को हुक्म दो। ऐसा कहते हुए अरूप की आंखें अजीब ढंग से चमकती। इन दोनों वो खाना बना रहा था, उससे पूछ कर, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में एक कप चाय तक नहीं बनाई। अरूप उससे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही। इतने की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी, और यही उसकी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है आजकल। काश अरूप ऐसा ना करके उसे मर जाने के लिए अकेली छोड़ देता। वो शायद कहीं ज़्यादा बेहतर होता उसके लिए। इस तरह हर पल उसे छोटी, असहाय, आश्रित महसूस करवाना, बताना कि उसके सिवा उसका कोई नहीं, उसका जीना मरना सब उस पर निर्भर है। कई बार उसने कहा था, मुझे मर जाने देते। सुनकर अरूप उसके होठों पर उंगली रख देता। इतनी जल्दी नहीं मेरी जान, इतनी जल्दी नहीं। उसके सामने खुली देह वो बेबस पड़ी रहती। इन दोनों अरूप ही उसे बाथरूम ले जाता है, नहलाता है, कपड़े पहनाता है, जिससे 10 साल तक उसके कोई संबंध नहीं रहे, जो कल तक एक अजनबी ही की तरह था। अपने पत्थर बन गए शरीर के भीतर वो बेआवाज़ चिल्लाती रहती, और अरूप बहुत आराम और तबीयत से उसके एक एक कपड़े उतारता। इजाज़त है मैम? नहीं, पूछ रहा हूँ, वरना कहीं बिना पूछे हाथ लगाने की गुस्ताखी के लिए पिछली बार की तरह थप्पड़ ना पड़ जाए। अब तो तुम झांसी की रानियों के प्रताप से मैरिटल रेप का भी कानून बन रहा है। कहीं अब तो तुम्हें मेरे शरीर से पराई औरत की गंध नहीं आती? आती हो तो भी जरा बर्दाश्त कर लो। क्या करोगी? वो किसी तरह अपने आंसू जब्त करती। अरूप हल्के हल्के सीटी बजाता। स्वीट रिवेंज, ओ स्वीट रिवेंज। रविवार को टीवी पर फिल्म लंच बॉक्स दिखाई जा रही थी। वो बीच से देखती है, अनमनी। अरूप किचन में खाना बना रहा है। फिल्म में नायिका के पिता का सालों बिस्तर पर पड़े रहने के बाद देहांत हो गया है। नायिका जब अपनी माँ को सांत्वना देने पहुँचती है, वो रोने के बजाय आंखों में दीवानगी भरी चमक लेकर कहती है, सालों से इनके लिए नाश्ता बनाती रही, नाश्ता फिर नहलाना फिर नाश्ता। कभी कभी इनसे घिन आती थी। देखकर वो भीतर से कुछ और जम आती है। सहमी आंखों से किचन की ओर देखती है। अरूप हाथ में करछुल लिए बर्तन से उठते भाप की तरफ एकटक देख रहा है। दायां हाथ कमर पर रख दोनों पैर फैलाकर खड़ा है। बगल में उसका दायां भिंचा हुआ जबड़ा चमक रहा है, एकदम स्थिर। वो बढ़कर हर काम करने की कोशिश करती है, वरना बिस्तर में पड़ी पड़ी खुद को परित्यक्त महसूस करती है। चाहती है कि वो अपने परिवार के लिए एकदम से निरर्थक और बोझ ना बन जाए। वो खुद के होने का महसूस ना चाहती है। ये ज़रूरी है उसके लिए। अगर ऐसा करते हुए अपने बेतरह कांपते हाथ से अक्सर चीज़ें उलट पुलट करके रख देती है। सालों से घर संभाल रही है, अब ठीक से एक थाली भी परोस नहीं पाती। व्हील चेयर पर बैठते ही बच्चे सतर्क हो जाते। अरूप उपहास के स्वर में कहता, देखो मैडम, गड़बड़ कहाँ चली? छवि कभी चिढ़कर कहती, तुम रहने दो माँ, सब बिगाड़ कर रख दोगी। अरूप उस दिन एक पत्र खोलते हुए उसके पास आ बैठा था। तुम्हारे वकील का पत्र है। तुमसे पूछा है तलाक नामे पर साइन करने कब आना चाहोगी। मसौदा तैयार है। वह बिना कुछ कहे व्हील चेयर के हत्थे को सख्ती से पकड़े बैठी रही थी। क्या कहती? कह सकती थी। अरूप भी उससे कुछ पूछ कहाँ रहा था। उसे उससे किसी जवाब की अपेक्षा भी नहीं थी। कुछ देर बाद फिर वो खुद ही बोला था, बता देता हूँ कि जब मैडम खुद अपने पैरों पर 2 कदम चलने के काबिल हो जाएंगी, तलाक लेने पहुँच जाएंगी। क्यों, ठीक है ना? फिलहाल तो। कहते हुए उसने उसका व्हील चेयर पीछे से ढकेलना शुरू कर दिया था। अभी कहाँ चलना है? बाथरूम? जल्दी बताओ, वरना उस दिन की तरह कपड़ा गीला कर दोगी। बाथरूम में बैठी बैठी उस दिन वो चुपचाप रोती रही थी। उसके अंदर कोई आग नहीं, बस राख है, ढेर की ढेर, ठंडी
ठीक उसके शरीर की तरह। असीम के कहने पर पिछले साल से ही उसने एक अरसे बाद अनुवाद का काम शुरू किया था। कितनी भी कम हो, अपनी मेहनत की कमाई हमेशा खैरात से बेहतर होती है। बिल्ड योर लाइफ एक एक तिनके से सही। अपनी कमाई के थोड़े से रुपए हाथ में लेकर उसे पहली बार असीम की बात की सच्चाई का एहसास हुआ था। अब तक अरूप की अवज्ञा उपेक्षा से दिए हुए गहने कपड़े उसके शरीर पर जलते थे। उसके भीतर रह रहकर घुमेड़ सा उठता। उसकी कीमत, वो भी ये चीज़ें कभी हो नहीं सकती। असीम ने भी कहा था कभी, तुम्हें मैं क्या दे सकता हूँ भला, ये बस मेरा प्यार है। उस दिन अपनी किताब की रॉयल्टी से उसने उसे ढेर सारी किताबें खरीद कर भिजवाई थीं, उसके प्रिय लेखकों की किताबें। असीम की अधिकतर किताबें उसके पास पहले से थीं, सालों से वो उसे पढ़ती आई थी। आगे चलकर उनके बीच हुए पत्रों के आदान प्रदान ने उन्हें न जाने कब एक अनाम संबंध से जोड़ दिया था। असीम ने ही उसे समझाया था, सफ़र के लिए पाँव से ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है। अपने बेजान पैरों की तरफ देखते हुए उसे इन दिनों अक्सर असीम की वो बात याद हो आती है। उम्मीद को कभी अपाहिज मत होने देना, अंधी आंखें भी सपने देख सकती हैं। असीम एक पत्रिका निकालता था, बाजार के तमाम दबावों को नकारते हुए। उससे किसी तरह के आर्थिक लाभ की गुंजाइश नहीं थी, मगर असीम से उसे भी जो मिला था वो मूल्य जैसे बाजारू शब्द से कहीं बहुत आगे की चीज़ थी। ये बात सिर्फ वही समझ सकती थी। उसी ने कहा था, अपनी संभावनाओं को पहचानो, इतनी मजबूर क्यों हो? जानती हो, तुम्हारी भीरुता ही उस आदमी की ताकत है। जिस दिन तुम इनकार कर दोगी उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। ओह, अब रुका नहीं जा रहा। वो अंधेरे में इधर उधर हाथ फैलाती है। बेड पेन सरक सरक कर दूर जा पड़ा है। आज छवि भी पास नहीं है, परीक्षा की तैयारी में ऊपर के कमरे में सोई है। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर सोती है। अरूप ने कहा था वो तो है ही पास के कमरे में, अब कहाँ गया? वो दाएं हाथ से बिस्तर के सरहाने पर ठकठकाती है, घुटी घुटी आवाज़ में पुकारती है, अरूप। पंखे की आवाज़, फ्रिज की घर घर ध्वनि के रास्ते में खड़े कई दरवाजे और दीवारें। वो अंधेरे में चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। किसी ने नाइट बल्ब भी नहीं जलाया। वो दाहिनी कोहिनी के सहारे उठने की कोशिश करती है और जरा उठकर तकिए पर गिर पड़ती है। इतनी सी मेहनत से ही माथे पर पसीना छलछला आया, सांसें फूल रही हैं, दिल जैसे गले में धड़क रहा है। बिस्तर पर पड़े पड़े उसे आईसीयू के वे त्रासक दिन याद हो आए थे, जब कभी कभी तेज रोशनी के नीचे उसे घंटों शोरगुल के बीच अपनी प्यास और पेशाब की तलब को दबाकर पड़े रहना पड़ा था। सुबह के समय नर्सिंग की ट्रेनिंग लेती लड़कियों की भीड़ होती, उनकी चुहल बातें, जोर जोर से हंसना। आईसीयू में मोबाइल रखने की मनाही थी, मगर सब धड़ल्ले से उनका इस्तेमाल करते। साथ ही किसी खराब हो गए मशीन की तेज घरघराहट। बेड पेन के इंतज़ार में वो सख्ती से अपने दोनों पांव भींचे पड़ी रहती। उसे देखकर हैरत होती थी, किसी मरीज का एक्सरे बिना किसी एहतियात के निकाला जाता। एक्सरे लेने वाला टेक्नीशियन तो अपना सुरक्षा कवच पहन लेता और नर्स डॉक्टर कमरे से निकल जाते, मगर सख्त बीमार मरीज रेडिएशन के जद में असहाय पड़े रहते, दिन में कई कई बार। इंसान की जान की कीमत कितनी होती है, ये बात वो उन्हीं दिनों जान पाई थी। अब वो खुद को जब्त नहीं कर पाएगी, उसे कुछ करना पड़ेगा, वरना वो बिस्तर गीला कर देगी। इस सोच ने उसमें तेज घबराहट भर दी थी। कुछ जल्द करना पड़ेगा, मगर क्या? इन दोनों सुविधा के लिए घर में वो मात्र एक ढीले गाउन में रहती है। दूसरे कपड़ों को संभालना उसके लिए असंभव है। लंबे बाल भी छांट कर एकदम छोटे कर दिए गए थे। पहले के कुछ दिन अस्पताल के बिस्तर में पड़े पड़े उसके बाल जटाओं में तब्दील हो गए थे। छवि उसे देखकर हंसती, अरे माँ, दुबली होकर बाल काट कर तो तुम बिल्कुल स्कूल की लड़की लग रही हो। असीम उससे मिलने किसी तरह आ नहीं पाया था। अरूप ने निर्ममता से कह दिया था, अगर तुम्हारा वो बूढ़ा लेखक इस घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारी आग उसी की लगाई हुई है। खुद तो जीवन भर कलम घिसता रहा, दूसरों के हाथ में तलवार थमाने चला है। हार कर असीम ने कहा था, मैं तो चलकर भी तुम तक नहीं पहुंच सकता मृदुल, अब तुम्हें ही मुझ तक आना पड़ेगा, पैर के बिना पैर के, जिस दिन आ सको। पैर? वो अंधकार में अपने पैरों की तरफ देखती रहती है। आलोक ने उस दिन उसे सहारा देते हुए कहा था, माँ, मैं हूं ना तुम्हारे हाथ पैर, और छवि भी, जिधर कहोगी चलेंगे। सुनकर
उसकी आंखें फटकर आंसू निकले थे। उसका छोटा सा बच्चा कितना बड़ा हो गया था। कुछ देर चुपचाप बैठ वो हांफती हुई खुद को एक बार फिर ऊपर की ओर खींचती है। आधा शरीर रेत के भीगे बोरे की तरह भारी और बेजान है। वो दाईं कोहनी कमर के पास बिस्तर में गाड़ कर अपने धड़ के ऊपरी हिस्से को एक बार फिर उठाने की कोशिश करती है। गले की शिराएं सूजकर तन जाती हैं, कनपटियां धपधपाने लगती हैं। वो आंखें बंद करके अपने सुन्न पड़े हुए शरीर के बाएं हिस्से पर ध्यान केंद्रित करती है और मन ही मन कहती है, उठो उठो। जांघ में तनाव पैदा होता है, घुटना हल्के हल्के कांपता है। फिजियोथेरेपिस्ट कह रही थी, नितंब घुटने जैसी बड़ी मांसपेशियां स्ट्रोक से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इन पर हमें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वो रोज़ घर में आकर उसे 1 घंटा फिजियोथेरापी करवाती है। कहती है उसे थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य? और कितना धैर्य? इसकी कोई सीमा भी है? थोड़ी देर बैठ बैठ कर हाँफने के बाद वो घिसटते हुए बिस्तर के किनारे तक आती है और अपना निचला जिस्म बिस्तर के नीचे उतारने की कोशिश करती है। दायां पैर उतर जाता है, बायां पैर चादर में उलझा हुआ है, हिल तक नहीं रहा है। किसी तरह दाएं हाथ को बाईं तरफ ले जाकर वो पैर से चादर हटाती है। दाएं हाथ का सहारा हटते ही वो एक बार फिर लुढ़क जाती है और फिर धीरे धीरे उठ बैठती है। पीठ में तेज़ दर्द हो रहा है। दायां पैर ठंडी फर्श पर थरथरा रहा है। वो एक बार फिर दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ती हैं और बिस्तर के नीचे घसीट लेती हैं। पैर बेजान लकड़ी की तरह धड़ाम से फर्श पर गिरता है और इसके साथ ही संतुलन खोकर वो बिस्तर से गिर पड़ती है। गिरते हुए वो बचने के लिए अपना दायां हाथ हवा में लहराती हैं और जो भी आसपास मिलता है उसे पकड़ने की कोशिश करती है। एक साथ बिस्तर के बगल में रखी हुई दवाई की ट्रे, पानी का जग, ग्लूकोमीटर किट जमीन पर तेज आवाज़ करते हुए सब बिखर जाते हैं। उसका सर फर्श से टकराता है और मुंह से बेसाख्ता चीख निकलती चली जाती है। शोर सुनकर अरूप भागकर कमरे में आता है और लाइट जलाकर हैरान खड़ा रह जाता है। उसके हाथ में मोबाइल का स्क्रीन अब तक ऑन है। वो फर्श पर पीठ के बल पड़ी है। उसका भीगा हुआ गाउन ऊपर तक सरक गया है। बाएं पैर बेतरह कांपता हुआ और हाथ पीठ के पीछे। चेहरे पर बाईं भौं के पास से खून रिसकर पूरे चेहरे पर फैल रहा था। आंखें आंसुओं से भरी थीं। मुआयना करते हुए अरूप के चेहरे पर विरक्ति और झुंझलाहट के भाव फैल गए थे। अब ये क्या कर लिया तुमने? जरा धैर्य नहीं रख सकती? मैं तो यहीं था, कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लिया होता। उसकी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। पड़ी पड़ी गहरी सांसें लेती रही थी। थोड़ी देर में उसकी बाईं आंख सूजकर आधी बंद हो गई थी। अरूप ने झुककर उसे कमर से पकड़कर उठाने की कोशिश की थी। तुम्हें कहा था ना, तुम बहुत ज़्यादा उड़ रही हो, एक दिन ज़मीन पर बहुत बुरी तरह गिरोगी। बात के अंत तक आते आते अरूप की आवाज़ में गहरा व्यंग घुलाया था। उसके होंठों के कोने भी मुड़ गए थे। उसकी बात सुनकर वो उसकी बहती आंखें एक दीवानगी भरी चमक से अचानक भर उठी थीं। अरूप के हाथ को झटकते हुए उसने खींचकर अपने धड़ को थोड़ा ऊपर उठाया था और हिसहिसाती आवाज़ में कहा था, तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया अरूप। मेरा इस तरह ज़मीन पर गिर जाना ये बताता है कि मैं उठी थी, खड़े होने की कोशिश भी की थी, और ये कोशिश तो मैं बार बार करती रहूँगी अरूप, फिर चाहे जितनी बार भी गिरती रहूँ। ओह, फिर वही बातें? अरूप ने सीधा खड़ा होते हुए अपने कंधे उचकाए थे। अब अपनी खुशफहमी से बाहर आओ और हकीकत को स्वीकारो। तुम्हारा उद्धार बस मैं कर सकता हूँ। मैं तो उछल कूद मचाना छोड़कर चुपचाप पड़ी पड़ी मेरी पद धूलि का इंतज़ार किया करो। मेरी पाषाण अहिल्या, तुम्हारे राम आएंगे। बात के अंत तक आते आते अरूप खुलकर हंस पड़ा था। कितना उल्लास था उसकी हंसी में, एक तरह का उन्माद, पाशविकता भी। ये वही अरूप था, हमेशा का ठंडा, क्रूर, हृदयहीन। जाने उस क्षण क्या तड़का था उसके भीतर। स्तब्ध धमनियों में आग सी धधकी थी। नागिन की तरह फर्श से कमर तक ऊपर उठकर एक बार फिर बिफरी थी। खुशफहमी से तो तुम बाहर आओ अरूप। इस अहिल्या को किसी राम की नहीं, सिर्फ अपनी प्रतीक्षा है। मेरा जिस्म मिट्टी हुआ है, रूह नहीं। इसमें अब भी वही आग है। उसकी बात सुनते हुए अरूप एकदम से चुप होकर उसे देखने लगा था। उस समय उसके चेहरे से हंसी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। फर्श पर पड़ी मृदुल
धीरे धीरे खुद को सहेज कर एक बार फिर उठने की कोशिश करने लगी थी। उसका पूरा जिस्म अजीब सी थरथराहट से भरा हुआ था। दूर रात के सन्नाटे में चर्च का घंटा रह रहकर बज रहा था। अंधकार के दूसरे छोर पर जाने कब सुबह दबे पांव आ खड़ी हुई थी। अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय जी की लिखी हुई कहानी अहिल्या। स्त्री विमर्श को उकेरती हुई ये कहानी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।